इंसान फितरी तौर पर इंतहा पसंद वाक़या हुआ है। ये नफ़रत करने लगे तो नरम और नाजुक फूलों को भी बेदर्दी से मसल दे, और प्यार करने पर आए तो इस शिद्दत से कि कांटों को दामन में सजा ले। कभी प्यार की शबनम का एक कतरा भी हमें सैराब कर दे, और कभी चाहतों के दरिया भी हमारी तशना लबी के आगे हार मान जाए। बदगुमानी की कैफियत तारी हो तो अपना भी बेगाना लगे, और खुशगुमानी हो तो दुश्मन को रफीक समझकर गले से लगा ले। नासिर मेरा चचाजाद था, मुझे चाहता था, उसकी चाहत भी उमड़ते दरिया की मानत थी, मगर मैं इससे नफरत करती थी। वो मेरी मंजिल ना था, मुझे देहाती माहौल भी पसंद ना था। मेरी आंखों में बसने वाला शहजादा खूबसूरत पढ़ा लिखा सूट बूट में मलबूस शख्स था, जो शहर में रहा और पला बड़ा हो। मेरा गांव पंजाब के शहर रावलपिंडी के जनूबी मगरबी इलाके की तरफ बड़े बड़े पहाड़ों के दरमियान वाक़ है। एक वक्त था कि हमारा गांव दौरे जदीद की सहूलत से महरूम था। एक कच्ची सड़क पिंडी से हमारे गांव तक जाती थी। इस रूट पर सिर्फ 2 बसें चला करती थी। गांव में एक मिडिल स्कूल था, जहां लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ते थे। बिजली ना थी, अस्पताल की कमी भी शिद्दत से महसूस होती थी। हमारे गांव के कई लोग पर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलने की वजह से मौत के मुंह में चले जाते थे। नासिर और मैं इकट्ठे ही गांव के स्कूल में पढ़ते थे। नासिर के वालिद मेरे अब्बा जान से बड़े थे। गांव में हमारी जायदाद सबसे ज़्यादा थी। मेरे चचा और वालिद दोनों भाई मिलकर ज़मींदारी करते थे। आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत मिसाली थी। नासिर और मैं हम उम्र थे। कुदरत ने मुझे बेहद हुस्न से नवाजा था, जबकि नासिर शक्ल सूरत के लिहाज से बहुत पीछे था। लगता था वो हमारे ख़ानदान का फ़र्द ही नहीं। इसका स्याह रंग और पक्का चेहरा भी मुझे बिल्कुल नहीं भाता था। मैं बचपन ही से इसे नापसंद करती थी। बदसूरत होने के बावजूद क्लास का होनहार तालिबे इल्म था। उस्ताद इसे बहुत चाहते थे, मगर मैं हर मामले में इसे नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। मिडिल का इम्तिहान नासिर ने फर्स्ट डिवीज़न में पास किया, जबकि मैं बामुश्किल पास हुई। इसके बाद हालात ने इजाज़त ना दी तो नासिर ने तालीमी सिलसिला ख़त्म करके ज़मींदारी में बाप और चचा का हाथ बटाना शुरू कर दिया, जबकि मैं घर की होकर रह गई। कुछ अरसे बाद जब मुझे इल्म हुआ कि मेरी और नासिर की मंगनी बचपन में ही तय हो गई थी, तो मैं तड़प उठी। मैं किसी सूरत भी नासिर की हमसफ़र नहीं बनना चाहती थी, मगर अब इनकार करना भी मेरे इख्तियार में ना था। फिर भी मैंने अपनी माँ को बता दिया कि मैं नासिर को नापसंद करती हूँ, इसलिए मैं उससे शादी नहीं करूँगी। माँ ने मेरी बात सुनी तो परेशान किन लहजे में बोली, सलमा बेटी, नासिर जैसा भी है तुम्हें उससे शादी करनी। तुम दोनों की मंगनी बचपन में ही तय पा गई थी। हमारे ख़ानदान की ये रवायत है कि जो रिश्ता एक बार तय हो जाए वो टूटा नहीं करता। इसलिए तुम सब कुछ भूल जाओ और नासिर के सिवा किसी के बारे में ना सोचो। मजबूर होकर मुझे खामोश हो जाना पड़ा, लेकिन मैंने ये अहद कर रखा था कि कुछ भी हो जाए मैं नासिर से शादी नहीं करूँगी, ख्वाह उसके लिए मेरी जान ही ना चली जाए। नासिर हमारे घर आता रहता था, मगर उससे बात करना भी गवारा ना करती थी। मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत थी। नासिर भी बखूबी जानता था कि मैं उसे नापसंद करती हूँ, मगर इसके बावजूद मैंने उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत के दीप जलते देखे। गांव के लोग नासिर के किरदार की बहुत तारीफ़ें करते थे। वो गांव के लोगों के दुख दर्द में शरीक होता और गरीबों की बेलौस मदद करता। मैं किसी की ज़ुबान से उसकी तारीफ़ सुनती तो मेरे अंदर एक आग सी लग जाती। मैं जी भर कर उसकी बुराई करती थी, दिल की भड़ास निकालती थी। ये मेरी दुआओं का असर था। ये मेरी दुआओं के असर था कि कुदरत का करिश्मा के एक रोज़ मेरे अब्बा जान और ताया जान में किसी बात पर इख्तिलाफ हो गया।
बात लड़ाई झगड़े तक जा पहुंची। वो जो कभी एक जान थे एक दूसरे के दुश्मन बन गए। मैं जानती थी कि ज्यादती मेरे अब्बा जान की है, मगर फिर भी किसी सूरत हार मानने को तैयार ना थे। मेरे लिए तो ये झगड़ा जिंदगी की नवीद बन चुका था। मैं अम्मी और अब्बा के साथ थी। गांव के लोगों ने बजाय सुलह करवाने के इस नाराज़गी को और भी हवा दी और लगाई बुझाई करके इस मसले को और उलझा दिया। दोनों भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। तमाम जायदाद का बंटवारा हो गया। मेरी और नासिर की मंगनी भी तोड़ दी गई। मेरे मन में घंटियां सी बजने लगी। मैंने सजदे शुक्र अदा किया कि मेरे मन की मुराद पूरी हो गई थी। एक रोज़ नासिर अचानक हमारे घर आ गया और मेरे अब्बा जान से कहने लगा, चचा जान आप छोटे हैं, गलती और ज्यादती भी आपकी है, इसलिए बड़े भाई से माफ़ी मांगने और ख़ानदान की इज्जत को ज़माने वालों के सामने तमाशा ना बनाए। मैंने और अब्बा जान ने नासिर की इस फितरत पर इसकी खूब खबर ली और इसे खरी खरी सुनाकर भेज दिया। ये भी कह दिया कि आज के बाद वो हमारी हवेली में कदम ना रखे। यूं ही 4 साल बीत गए, हम एक होकर भी एक दूसरे के लिए अजनबी बन गए। अब्बा जान ने मेरी ख्वाहिश की तकमील कर दी और हमारे दूर के रिश्तेदार अरसा दराज से लाहौर में मकीन थे। मेरी शादी उन लोगों में कर दी गई। शहजाद बहुत ही खूबसूरत और स्मार्ट लड़का था। वो मेरा आइडियल था। लाहौर में किसी सरकारी अदारे में मुलाजमत करता था। मैं शादी के बाद लाहौर चली गई और शहजाद के हमरा एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने लगी। नासिर को मैं एक ख्वाब समझकर भूल गई। मैं गांव में कम ही जाती थी। मैंने सुना था कि नासिर ने उम्र भर शादी ना करने का अहद कर लिया है और मुझे उससे क्या गर्ज थी। मेरी तरफ से वो जहन्नम में चला जाए, भाड़ में जाए, मैं तो इसका नाम भी सुनना गवारा ना करती। इसलिए मैं कम ही जाती थी। अगर जाती भी तो एक दिन एक रात ठहर कर लाहौर आ जाती थी। शहरी ज़िंदगी मुझे रास आ गई थी। सर्दियों के दिन थे, ईद की आमद थी। अब्बा जान का इसरार था कि इस मर्तबा मैं और शहजाद ईद उनके हमरा करें। हम जब रावलपिंडी के बस स्टॉप पर पहुंचे तो हमारे गांव जाने वाली आखिरी बस स्टैंड पर खड़ी थी। शाम ढलने वाली थी, मौसम भी अबरआलूद था, बारिश का काफ़ी इम्कान था। बस खाली थी। मैं और शहजाद फ्रंट सीट पर बैठ गए। आहिस्ता आहिस्ता मुसाफिर आते गए। बस जब चली तो इसमें पाँव रखने की अभी जगह ना थी। बस में मुसाफिरों में वाहद औरत मैं थी। कई लोग बस के अंदर खड़े थे और कई छत पर बैठे थे। बस आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई शहरी हदूद से बाहर निकली और गांव जाने वाली कच्ची सड़क पर आ गई। इस सड़क पर रोशनी का कोई इंतज़ाम ना था, क्योंकि इस दौर में इस इलाके में बिजली ही ना थी। अभी बस ने तकरीबन 10-12 मील का सफ़र तय किया होगा कि बस एक झटके से रुक गई और ड्राइवर ने इंजन भी बंद कर दिया। शहजाद ने तजस्सुस भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा और बोला कि तुमने गाड़ी क्यों बंद कर दी है। इतने में एक मजबूत और लंबे कद का शख्स चेहरा नकाब में छुपाए ड्राइवर के पीछे वाली सीट से उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में रिवाल्वर लहरा रहा था। वो बहुत ही गजबनाक लहजे में बोला, खबरदार, अगर तुम में से किसी ने हिलने या गड़बड़ करने की कोशिश की तो भून के रख दूंगा। बस में सन्नाटा छा गया। तमाम मुसाफिर सहम गए। आने वाले बुरे वक्त का इंतज़ार करने लगे। कुछ ही देर बाद इस नकाबपोश ने चेहरे से नकाब उतारा और कहने लगा, तुम लोग मुझे पहचान गए होगे, अगर नहीं तो बता दूं कि मैं शानी डकैत हूँ। सन्नाटा और भी गहरा हो गया। तमाम मुसाफिर उसका नाम सुनकर खौफजदा हो गए। मैं पहली बार शानी डकैत को देख रही थी। मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। लोग इससे खौफ खाते थे। वो कई केसों में पुलिस को मतलूब था। उसकी गिरफ्तारी पर इनाम भी मुकर्रर था।
मगर पुलिस इसके बावजूद इसे गिरफ्तार करने में नाकाम हो चुकी थी। कुछ लोग कहते थे कि शानी खुद भी बड़ा मजलूम है, इसे हालात ने इस मुकाम पर पहुंचाया है। गांव के ज़मींदार ने इसकी बहन को बेआबरू किया था। वो ज़मींदार का नौकर था, इसका हर सितम सहता था, मगर वो ये जुल्म बर्दाश्त ना कर सका और गांव के ज़मींदार को ही कत्ल करके फरार हो गया और फिर वो डाकू बन गया। जबकि कुछ कहते थे कि शानी बचपन में ही अगवा हो गया था। कुछ कहते थे कि इसका बाप भी डाकू था। ये सब कुछ इसे वर्षे में मिला है, न जाने इसमें हकीकत क्या थी। इस वक्त हम सबको इन बातों से कोई गर्ज ना थी, बल्कि हर एक को अपनी अपनी जान बचाने की फिक्र थी। चंद लम्हे में इसने पूरी बस के मुसाफिरों का जायजा लिया और फिर वो मेरी तरफ बढ़ा, मेरा हाथ बुरके से निकाला और खींचकर पकड़ लिया और हंसने लगा। चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। शहजाद वाला ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था कि कोई उसकी आंखों के सामने उसकी इज्जत पर हाथ डाले। वो शहरी बाबू होने के बावजूद अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और शानी से उलझ पड़ा। सरीले इंसान, शर्म नहीं है तुम्हें? क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? ये कहकर शहजाद ने मेरा हाथ शानी से की गिरफ्त से आज़ाद करा लिया। मैंने शानी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। गुस्से में मेरा जिस्म थर थर कांप रहा था, मगर शानी पर किसी बात का असर ना हो रहा था। उसने फिर मेरा बाजू पकड़ा। शहजाद का गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने एक भरपूर थप्पड़ शानी के चेहरे पर मार दिया, जिसकी आवाज़ तमाम मुसाफिरों ने सुनी। शानी की बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। शानी की बर्दाश्त की हद खत्म होगी। उसने मेरा बाजू छोड़ दिया और शहजाद को घसीट कर बस से बाहर ले गया और उसे बेदर्दी से मारने लगा। मैंने काफ़ी शोर मचाया, मगर किसी ने भी मेरी आह फरियाद ना सुनी। सब अनजान बनकर एक इंसान की बेबसी और एक परिंदे की वहशियाना पन का तमाशा देखते रहे। शहजाद शानी की मार खाकर बेहोश हो गया और ज़मीन पर गिर पड़ा। शानी फिर बस के अंदर आ गया और मुझे भी घसीटता हुआ बाहर ले गया। मैं बहुत चिल्लाई, अगर कोई भी मेरी मदद करने को ना आया। सब बुज़दिल तमाशाई बने बैठे रहे। मैंने रोते हुए शानी को खुदा और रसूल के वास्ते दिए और कहा कि मैं उसकी बेटियों जैसी हूँ, वो मुझ पर रहम करे, मुझे छोड़ दे। मगर शानी पर मेरी आहो नज़ारी का कोई असर ना हुआ। इसका तो ज़मीर ही मर चुका था। किसी में इतनी हिम्मत और जुर्रत नहीं थी कि आगे बढ़कर शानी का रास्ता रोकता या इस जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ सीना तान कर खड़ा हो जाता। सब के सब बस की खिड़कियों में एक मजबूर और बेबस औरत का तमाशा देख लेते। शानी मुझे लेकर आगे बढ़ने लगा। मैंने मजम्मत की और उसे कोसने लगी। फिर मेरी मजम्मत ने शानी के गुस्से को और हवा दी। उसने मेरे शहजाद पर गोलियां बरसाकर मेरी आंखों के सामने मार डाला। मैं लम्हों में बेवा हो गई। मैं शहजाद की लाश से लिपट कर रोना चाहती थी, मगर शानी ने मुझे ऐसा ना करने दिया। वो मुझे घसीट कर आगे ले गया और फिर एक जगह रुककर बस के मुसाफिरों को मुखातब करके कहने लगा, मैं इस लड़की को ले जा रहा हूँ। अगर किसी माई के लाल में हिम्मत है तो आकर इसे बचा ले। मेरा नाम शानी है। शानी ने भी हार मानना नहीं सीखा। यह कहकर शानी पलटा। मेरा हाथ उसकी मजबूत गिरफ्त में था। मैं मुसलसल चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ बचाओ, और हसरत भरी निगाहों से मुसाफिरों की तरफ देख रही थी कि शायद कोई गैरतमंद मुझे बचा ले। मेरे लबों से आहें दुआएं एक साथ निकल रही थी कि ऐ परवरदिगार, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, मेरी मदद फरमा। शायद वो दुआ की मकबूलियत का लम्हा था। खुदा ने मेरी सुन ली थी। बस की छत से एक मुसाफिर नीचे कूदा और हम तक आ पहुंचा। उसने मुझे शानी की गिरफ्त से लम्हों में आज़ाद करा लिया और फिर किसी भूखे शेर की मानत छानने पर टूट पड़ा।
شانی اس اچانک حملے سے گھبرا گیا۔ ریوالور اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر دور جا گرا اور دونوں ایک دوسرے سے گتم گتا ہو گئے۔ شانی نے اس مسافر کو زیر کرنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس مسافر نے بھی بہت زور لگایا مگر شانی اس کے سامنے چٹان ثابت ہوا۔ اس مسافر نے اپنی شلوار کے نیفے سے خنجر نکال لیا اور شانی پر ٹوٹ پڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے شانی کے جسم میں کئی سوراخ کر ڈالے۔ وہ بری طرح لہو لہان ہو گیا اور کچھ دیر تڑپ کر وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو گیا۔ مسافر بس سے نیچے اتر آئے تھے اور اس مسافر کی طرف بڑھے جو ایک طرف بیٹھا ہانپ رہا تھا۔ اس کے جسم پر کئی زخم آئے تھے۔ وہ کسی قدر اندھیرے میں تھا، میں اس کی صورت نہیں دیکھ پائی تھی۔ مشرق کی جانب سے چاند طلوع ہو رہا تھا، ہلکی ہلکی روشنی پچھنے لگی تھی۔ ایک دو مسافر شہزاد کی لاش کی طرف بڑھے اور کچھ میری طرف آ گئے۔ میں اپنی کلائی پکڑے زمین پر بے سود گری پڑی تھی۔ میرے صاحب جواب دے چکے تھے، مجھ میں اٹھنے کی تاب ہی نہ تھی۔ ویسے بھی اس کے گرد کافی مسافر جمع ہو گئے تھے۔ میں منتظر تھی کہ لوگ مجھے خوشخبری دیں کہ شہزاد زندہ ہے۔ میں لاشعوری طور پر اسے دیکھنے سے کترا رہی تھی۔ شاید میں خود کو اس کی موت کا یقین نہیں دلانا چاہتی تھی۔ میں اٹھی اور آہستہ آہستہ اس اجنبی مسافر کی طرف بڑھنے لگی جو میری خاطر زخمی ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا دوپٹہ اتار کر ایک مسافر کو دیا اور کہا کہ یہ ان کے زخموں پر باندھ دو۔ اس مسافر نے دوپٹہ پھاڑ کر اس کے زخموں پر باندھنا شروع کیا تو میں بھی اس کے قریب ہو گئی۔ میں نے اس مسافر کو دیکھا تو میرا وجود زلزلوں کی ضد میں آ گیا۔ وہ ناصر تھا، میرا کزن، میرا سابقہ منگیتر۔ فوراً ناصر کے قدموں میں جھک گئی۔ میں سمجھی کہ ناصر، تمہیں مجھ سے نفرت ہو گئی تھی اور تم میری شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کرو گے، مگر آج جو کچھ تم نے کیا وہ میں زندگی بھر نہ بھولوں گی۔ ناصر نے میری طرف دیکھا اور کراہتے ہوئے بولا، سلمیٰ، عزتیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں۔ یقین کر سلمیٰ، مجھے قطعاً یہ معلوم نہیں تھا کہ شانی کا شکار ہونے والی لڑکی کون ہے۔ یہ تو مجھے اب پتہ چلا کہ وہ تم ہو۔ سلمیٰ، شاید قدرت کو ہمارا ملن منظور ہی نہ تھا۔ میں قدرت کے اس فیصلے پر شاکر ہوں۔ تمہاری طرح کوئی لڑکی بھی ہوتی تو تب بھی میں وہی کرتا جو اب کیا۔ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں تمہارے خاوند کو نہیں بچا سکا۔ شاید تمہاری قسمت میں یہی لکھا۔ میری آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر شہزاد کے پاس لے آیا اور تب میں وہ خوفناک منظر دیکھنے پر مجبور ہو گئی جس سے میں آنکھیں چرا رہی تھی۔ شہزاد لہو لہان تھے اور ان کی ویران آنکھوں میں جیسے تشکر بھرا ہوا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ ناصر کے شکر گزار ہوں کہ اس نے ان کی عزت لٹنے سے بچا لی۔ مجھے رہ رہ کر اپنی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں زندگی بھر ناصر کی بدصورتی کی وجہ سے اس سے نفرت کرتی رہی۔ میں نے اس کے کردار کی خوبصورتی پر توجہ ہی نہ دی۔ آج مجھے پتہ چلا تھا کہ گاؤں کے لوگ اس کی تعریفیں کیوں کرتے تھے۔ وہ واقعی تعریف کے قابل تھا۔ ناصر پر مقدمہ چلا مگر جلد ہی اسے نہ صرف بری کر دیا گیا بلکہ تعریفی اسناد اور انعام سے بھی نوازا گیا۔ جب ان حالات کا علم میرے والدین کو ہوا تو ان کے سر بھی ناصر کی عظمت کے سامنے جھک گئے۔ میرے ابا جان نے ناصر کے والد سے معافی مانگ لی۔ برسوں بعد بھائیوں میں خود بخود صلح ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد میرے والدین نے خود چاہا کہ میری اور ناصر کی شادی کر دی جائے۔ جب مجھے اور ناصر کو والدین کے فیصلے کا علم ہوا تو ہم دونوں نے ان کا یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ میں ناصر کو بھائی بنا چکی تھی۔ میں اس فخر میں رہنا چاہتی تھی کہ میں ایک غیرت مند بھائی کی بہن ہوں۔ میرا کوئی بھائی نہیں تھا۔ تو فرینڈز، آپ کو یہ سٹوری کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر، کمنٹ اور ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ کٹی جا ہوں بہن چودے کتنے رہ گئے بہن دی لوڑی 29 منٹ دی